नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज आप लोगों का स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, ठीक है, ये सीरीज एक साथ आपको मिलते चला जाएगा। सबसे पहले जो हम लोगों का ये टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर केंद्र में अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो अगर आपके अभी रेलवे में एनटीपीसी का पेपर हो या फिर एलपी टेक्नीशियन, आपने देखा अभी एलपी का भी अगर आपने एनालिसिस किया है तो आपने देखा कि एलपी में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, नाटो से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कुछ कुछ संस्थाएं हैं जिससे क्वेश्चन पूछी गई है। इसके अलावे आपका एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, पूछेगा भाई यहाँ से सवाल। इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा इससे आपको एग्जामिनेशन में सवाल। अपने स्टेट में आ जाते हैं झारखंड में, तो जेएसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो, चाहे दरोगा का पेपर हो या फिर आपका पंचायत सचिव का पेपर हो, रेवेन्यू का पेपर हो, एक्साइज कांस्टेबल का पेपर हो, झारखंड पुलिस का पेपर हो या फिर फील्ड वर्कर का पेपर हो, टीचर में बात कर ले, सहायक आचार्य का पेपर हो, कहीं भी जाइएगा यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ गया। आप बिहार में तैयारी कर ले, बिहार एसएससी की, बिहार सीजीएल की। आप स्पेशली जेपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो जेपीएससी में मिसलेनियस में आपको 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 सवाल इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसकी महत्ता आपको समझ में आ गई है। तो चलिए दोनों को कवर करेंगे, स्टैटिक और करंट दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 2 क्लास लेंगे इसमें हम लोग। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर चीजों को खत्म नहीं करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बातें कर रहे होंगे। मतलब आपका लेवल तो बहुत नीचे रखेंगे। यही देखिए, ये सारा मैप वगैरह हमने जेपीएससी बीपीएससी के क्लास में यूज किए हैं, तो ये आपको उतना डिटेल नहीं लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप ये वर्ल्ड के जो फिजिकल मैप को देख रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो महाद्वीप की हम लोग जो बात करते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है कहाँ, पहले उसको समझिएगा साहब, ठीक है। ये एक पर्वत है आपका, ये आपका एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है आपका, यूराल पर्वत है। इस यूराल पर्वत के इधर जो आप देख रहे हैं, ये है आपका एशिया महाद्वीप, और इसी एशिया में हम लोग, यानी कि हम लोगों का भारत स्थित है। क्लियर हो गया, यानी कि पहला आपका एशिया क्लियर है सर। नेक्स्ट ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये है आपका यूरोप, ये है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यानी यूरोप और एशिया को बांटने वाला पर्वत या बाउंड्री का कार्य कौन कर रहा है, यूराल पर्वत कार्य कर रहा है। आज बड़ा ही बेसिक क्लास रहेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्लासेस रहेगी। आपको इंटरेस्ट जगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी क्यों, ठीक है। उसके बाद कल का क्लास में फैक्चुअल पे बातें करेंगे, करंट पे बातें करेंगे, आज भी बहुत सारी चीजें करेंगे। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये हो गया आपका ये साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, ये हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, माफ करिएगा, ये हो गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी तीसरा कॉन्टिनेंट हो गया पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये जो आपको दिख रहा है, ये 4th नंबर में, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये क्या हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसके बाद इधर जो आपको दिख रही है, यह है आपका उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, और ये जो आपको दिख रहा है, यह है आपका साउथ अमेरिका। टोटल कितने महाद्वीप हो गए, 6 महाद्वीप हो गए। चलिए रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आपको मैंने बतला दिया, ये जो आप पूरा देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा एशिया हो गया, ठीक है। ये आपका जापान है मेरे भाई। अभी मैं देश के बारे में बतला दूंगा, इंपॉर्टेंट देश कहाँ मैप में स्थित है, क्योंकि माइंड में आपका घूमेगा ना, तभी मेंबर आप याद कर पाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ जाएगा अंतिम क्लास होते होते। ये आप जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका यूरोप, ठीक है। तो एशिया हो गया कंप्लीट, यूरोप हो गया 2nd नंबर, दिमाग में बैठाते चलेंगे। ये हो गया 3रे नंबर पे अफ्रीका, और ये हो गया 4थे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है मेरे भाई। 5वें नंबर में उत्तरी अमेरिका हो गया, 6ठे नंबर पे साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यानी 6 कॉन्टिनेंट अब आपके माइंड में घूम रहा होगा। चलिए सर, तो एक बार नामाकरण हम लोग फिर से कर लेते हैं, कितनी चीजें हम लोगों ने याद किया है देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है साहब। चलिए अब कुछ देश है, देश को पहले समझिए कि देश कहाँ स्थित है। चलिए एशिया से हम लोग चलते हैं,
देखिए भाई, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका एशिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है, ठीक है। तो एशिया के जितने इंपॉर्टेंट देश है ना उसको देखिएगा ध्यान ध्यान से। सबसे पहले रसिया को देखिए, ये इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ना, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका क्या है, ये आपका रसिया है, ठीक है ना। ये क्या आपका रसिया, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट। चलिए साहब, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद ये रहा आपका चाइना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया म्यांमार। यहाँ तक क्लियर है। और ये आप जो देख रहे होंगे ये वाला बांग्लादेश है। ये तो आपको पता होगा ये एशिया में स्थित है। इसके बाद देखिए एक आपको देखना है, आपको एशिया में एक और कंट्री का नाम आपको देखना है। हाँ, ये रहा आपका जापान। ये जो आप देख रहे हैं जापान है, ठीक है ना मेरे भाई। ये छोटा सा जो द्वीप आपको दिख रहा है ये हो गया आपका जापान। चलिए, ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया आपका कजाकिस्तान, ये हो गया आपका मंगोलिया। यहाँ तक चीजें अच्छा। ये देखिए नॉर्थ कोरिया है आपका, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। एशिया का ये सारे इंपॉर्टेंट देश आपको मैंने करवा दिया। अच्छा देखिए सऊदी अरबिया भी ये देख लीजिए, ये हो गया आपका सऊदी अरबिया, और ये हो गया आपका यूएई, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये हो गया आपका यूएई। इतने आपको एशिया से देश के नाम याद रखने हैं, मैप में याद रखिएगा, इतना है। और एक और ईरान भी आप याद रखिए। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इराक हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका इराक, और ये हो गया आपका ईरान, ठीक है। इराक ईरान दिमाग में बैठ गया, कजाकिस्तान दिमाग में बैठ गया, इधर हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया चाइना, ये मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ये रहा आपका साउथ कोरिया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा जापान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब चीजें तो आपको पता है। और ये आपका श्रीलंका भी है, ये आपका फिलीपींस, ये भी देख लीजिए, ये भी आपका फिलीपींस एशिया में ही स्थित है। मलेशिया ये हो गया आपका। इतना बस याद रखिएगा, काम हो जाएगा। देखिए ये थाईलैंड है भाई, ठीक है ना। ये रहा जो आप देख रहे हैं, यह हो गया आपका थाईलैंड। चलिए, इतना आपको देश का नाम याद रखना है एशिया से। अब आइए यूरोप में, आपको इंपॉर्टेंट मैं बतला रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया आपका पोलैंड। नाम याद रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका नॉर्वे, ये हो गया आपका स्वीडन, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका फिनलैंड। याद है। ये देखिए ये हो गया आपका यूक्रेन। इसका देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका तुर्की, ठीक है ना। यूरोप कॉन्टिनेंट का है ये पहाड़ ऐसे आया है, ठीक है। तुर्की ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका इटली। ध्यान से सुनिएगा, इटली। ये हो गया आपका स्पेन, और ये जो दिख रहा है येलो कलर का ये वाला सेक्टर, ये हो गया आपका पुर्तगाल, ठीक है। ये हो गया आपका पुर्तगाल, ठीक है। इसके बाद आइए इंग्लैंड। देखिए ये रहा आपका इंग्लैंड, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड भी हो गया। इसके बाद आपको और कौन सा कंट्री यूरोप में देखना है, तो इसके बाद हो गया है लगभग, आपको मैंने बतला दिया। एक दो जो छूटेंगे मैं बाद में बता दूंगा, इतने आपको याद रखने हैं भाई। चलिए ये हो गया। अब भाई अफ्रीका में देख लेते हो। देखिए अफ्रीका में अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका में कोई कॉन्टिनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तो आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका हो गया इधर, ये रहा आपका नाइजीरिया। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई भी देश को याद करना। ये मैप में देखिए आपके जो एग्जामिनेशन उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, बस इतना ही आप माइंड में रखेंगे। अब आइए दक्षिणी अमेरिका में एक आप याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया अर्जेंटीना, ये जो आपको दिख रहा है एकदम पतला सा ये हो गया चिली, ये हो गया आपका उरुग्वे। ये आप एकदम याद रखिएगा। ये हो गया प्रागुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कोलंबिया, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और इक्वाडोर भी याद रखिएगा, वेनेजुएला भी याद रखिएगा। देखिए ये है आपका वेनेजुएला। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इजी है भाई, ये वेनेजुएला हो गया और ये आपका इक्वाडोर हो गया बस। ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका में ये हो गया आपका यूएसए, अमेरिका हो गया। ये आप दिख रहे हैं ये आपको मैक्सिको, और ये हो गया आपका कनाडा। बस इतना आपको कॉन्टिनेंट देश के नाम याद रखना है। उत्तरी अमेरिका का मैंने करवा दिया, दक्षिणी अमेरिका का करवा दिया, यूरोप करवा दिया, एशिया करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया करवा दिया, अफ्रीका करवा दिया। अब मतलब देश अगर मैं बोल रहा हूँ ना जापान, तो आपको माइंड में चलेगा जापान भैया, ये जापान एशिया में स्थित है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको माइंड में चलेगा कि जापान कहाँ स्थित है, तो एशिया में स्थित है। और एशिया में मैप में कहाँ, तो भैया ये रहा आपका जापान। मैं बोला फ्रांस, ठीक है, मैंने बोला फ्रांस। अब आपके माइंड में चलेगा भैया फ्रांस यानी यूरोप की बात हो रही है, यानी यहाँ पे रहा आपका फ्रांस। जर्मनी ये रहा भैया जर्मनी। इंग्लैंड ये रहा इंग्लैंड। स्वीडन ये रहा इंग्लैंड स्वीडन। अमेरिका ये रहा अमेरिका उत्तरी अमेरिका। कनाडा ये रहा कनाडा। अर्जेंटीना मैंने बोल दिया, ये रहा आपका दक्षिणी अमेरिका में। ब्राजील, हाँ भाई ब्राजील भी याद रखना, ये रहा आपका बजाय ब्राजील भी, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में ही है स्थित ब्राजील। चलिए भाई ये हो गया। इसके बाद आइएगा, इसके बाद हो गया देश का काम खत्म, कॉन्टिनेंट का काम खत्म। तो बेसिक पार्ट यहां से समाप्त होता है। पहला तो मैप का काम मैंने खत्म कर दिया, आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना मैप आपको पता होना चाहिए। अब चलिए मैं थोड़ा इसमें आपको रिवीजन करवा देता हूं जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए सबसे पहले एशिया में देख लेते हैं।
ये हो गया आपका जापान, यहाँ पे तो मैप में सब कुछ दिखेगा नहीं। ये हो गया इंडिया, ये हो गया श्रीलंका, यहाँ स्थित हो गया बांग्लादेश, ठीक है ना। म्यांमार हो गया आपका, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। बाकी ये हो गया आपका थाईलैंड हो गया, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, इसमें तो देश को दिखाया नहीं गया, ठीक है ना। ये हो गया फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये आपका स्वीडन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपका पोलैंड है, ये आपका इंग्लैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे आपका पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया। उसके बाद ये आपका ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपका ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है। ये आपका यूएसए हो गया, ये आपका कनाडा, ये मैक्सिको हो गया। चलिए भाई, ये ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट मैंने काम कर दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हम लोगों का चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं भाई आप? अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय। चलिए मैंने यहाँ नोट शायद लिखा भी है, तो उस नोट से ही काम हो जाएगा, तो लिखने में समय बचेगा हम लोग को। हाँ यहाँ राज। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पहले आपको और भी कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना होगा राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है ना। राष्ट्र संघ के बारे में, ठीक है। राष्ट्र संघ के बारे में आपको समझना पड़ेगा। लीग ऑफ नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन के बारे में आपको समझना होगा। देखिए बात है फर्स्ट वर्ल्ड वार से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से, फर्स्ट वर्ल्ड वार से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ ये कब हुआ, तो आपको डेट के साथ चीजें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में भी। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से, ठीक है ना। 28 जुलाई 1914 से लेकर के 1918 तक, एटलीस्ट ईयर याद रखिएगा। डेट हो सकता है 28 जुलाई 10 नवंबर आपके एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन पीसीएस वगैरह में डेट भी पूछ लेता है, ठीक है। खास करके बिहार और जेपीएससी में तो पूछता है भाई। 28 जुलाई 1914 10 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर वार हुआ है तो यह एक तो दो गुट के बीच हुई वार होगा ना। तो एक है त्रिगुट और एक है त्रिदेशीय संधि, ठीक है ना। मैं अलग मोड में आपको समझा रहा हूं, जेपीएससी में मैंने अलग मोड में समझाया है, इसीलिए समझिएगा। तो अगर आप में से अगर जेपीएससी वाले भी स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे सर गलत बता रहे हैं। भाई देखिए मोड अलग चलेगा ना, क्योंकि यहाँ उतना डिटेलिंग कहानी सुनना नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार हिटलर की कहानी जाननी नहीं है हमें यहाँ पे। तो दो गुट के बीच में वार हुआ प्रथम वर्ल्ड वार। एक गुट है जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और इटली है। अच्छा मैंने ऑस्ट्रिया नहीं दिखलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भाई, ठीक है ना। और खास करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे 10वें नंबर पे। तो चलिए मैंने यहाँ पे मैप में आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं 10वां नंबर यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका 10वां नंबर, यानी ये हो गया आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया है ये, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी कहाँ है? वियना में है। चलिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो गुट है, एक है त्रिगुट और एक है त्रिदेशीय संधि, जिसमें जर्मनी एक साइड है, ऑस्ट्रिया है और एक इटली है, इसने गुट बना रखा है। और एक साइड है फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। अभी यही तीन को सुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में होता क्या है, ये जो इंग्लैंड को आप जो देख रहे हैं ना, इस इंग्लैंड को कुछ लोभ दे देता है और लोभ दे करके इसको अपने में सम्मिलित कर लेता है। यानी कि इटली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इधर से लड़ रहा था अब इसको छोड़ करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। उसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि आपका रूस भी इसमें सम्मिलित होगा, लेकिन 1917 में ये रूस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि रूस में एक नई सत्ता आती है, लेनिन की सत्ता आती है, रूस की क्रांति वहां होगी। और यहीं पे जर्मनी के साथ ये जो आप देख रहे हैं ना, जर्मनी की सेना रूस में घुस जाती है भाई। लेकिन रूस भाई हाथ उठा लेता है कि हमें प्रथम युद्ध को ऐसा विश्व युद्ध हमें नहीं चाहिए, हम कोई भी वार नहीं चाहते, हम इस युद्ध से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे एक संधि हो गई, वेस्टली फोस्ट की संधि, और रूस इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा रूस कब बाहर निकलेगा, 1917 में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपका अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वार को ज्वाइन कर लेता है। तो 1918 10 नवंबर की बात है, ठीक है ना। 10 नवंबर 1918 की बात है जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा होगा। अब इसमें हुआ क्या कि देखिए जो एक गुट है इटली, ये तो इटली इधर आ गया है। अब बचा था ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ऑस्ट्रिया पे भी क्या किया, पूरा आक्रमण करके जीत हासिल कर ली फ्रांस, इंग्लैंड, रूस ने। रूस तो बाहर निकल गया था, इटली भी ज्वाइन कर लिया था इसको ही, और अमेरिका। बचा जर्मनी। तो फाइनली जर्मनी का जो चांसलर थे वो थे आपका उस समय 1918 में विलियम कैसर थे। ये क्या हुआ भाई, अकेले पड़ गए हैं, तो अब ये क्या हुए, भाग गए। और इसके भागते ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या हुआ, आपका समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्ति के समय जर्मनी के चांसलर कौन थे, विलियम केसर थे। अब इसके समाप्ति के बाद एक संधि हुई जो आपका जर्मनी है, ठीक है,
अब इस जर्मनी के साथ एक संधि किया गया जिसको हम लोग कहते हैं वर्साई की संधि। क्या कहते हैं? वर्साई की संधि। क्या कहते हैं? वर्साई की संधि। याद रखिएगा, एकदम पूछेगा, डेट के साथ याद रखेंगे। 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो वर्साई की संधि हुई किसके किसके बीच हुई ये भी पूछेगा, डेट के साथ याद रखना। 28 जून 1919 जर्मनी के साथ हुई, क्योंकि यही जर्मनी है जो मेन, देखिए ये समय आपका एक सम्मेलन का आयोजन होगा 1919 में ही एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन करने वाले मेन जो लीडर है यूएसए के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन साहब। ठीक है ना, वुडरो विल्सन, नाम याद रखिएगा, वुडरो विल्सन। इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई, अशांति फैली थी पूरे विश्व में, तो एक शांति के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी शांति जो पूरे विश्व में पूरे शांति का एक मैसेज गया था, इस वुडरो विल्सन ने सम्मेलन के द्वारा इसीलिए याद रखिएगा ये फैक्ट को भी 1919 में नोबेल का शांति, ठीक है ना, नोबेल का शांति का नोबेल प्राइज जो है दिया गया है इनको ही 1919 का। इसलिए पूछा जाता है किनको दिया गया था शांति का नोबेल प्राइज, तो यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। तो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें बैठक हुई, सारे राज्य थे, जो विजित राष्ट्र थे, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, अमेरिका, सभी बैठे। और इस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि जो प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ है इसके मेन जो रीजन देश है वो कौन है, तो ये पाया गया कि जो जर्मनी है इसके कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जर्मनी के साथ फिर क्या हुई, संधि हुई, वर्साई की संधि। अब इस संधि में पूरी तरह से जर्मनी को लूटा गया। क्या क्या संधि हुई मैंने बतला रखा है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जर्मनी के जो चांसलर थे उस समय पूछा जाएगा कि वर्साई की संधि किसके बीच हुई थी, तो जो विजय राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इनके साथ हुई। इटली भी होगा आपका, ठीक है, अब क्योंकि रूस तो बाहर निकल चुका था 1917 में ही। तो उस समय जो जर्मनी के चांसलर बने थे फ्रेडरिक एबर्ट, तो याद रखिएगा वर्साई की संधि किसके बीच हुई थी, जर्मनी के चांसलर कौन थे, फ्रेडरिक एबर्ट। ठीक है, अब पेरिस में जो हुआ शांति सम्मेलन, तो किसकी स्थापना हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब एक बात बतलाइए, ये राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, तो देखिए इस सम्मेलन में यह डिसाइड लिया गया कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, तो शांति के लिए, पीस के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम संघ की स्थापना कर रहे हैं, जिसको हमने कहा राष्ट्र संघ, यानी कि लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई 1919 में वुडरो विल्सन के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको सदस्यता लेनी है, यानी इसका आपको मेंबर बनना है, तो आपको अपने देश में जो संसद है उनके संसद से, ठीक है ना, जैसे कि भारत में क्या लोकसभा राज्यसभा से, वहां से आपको बिल प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। तो हाँ, अगर लोकसभा राज्यसभा में जो मंत्री हैं, जो एमपी हैं, वो बोलेंगे कि यस भारत को भी राष्ट्र संघ में सम्मिलित होना चाहिए, तब जाकर के आपको सदस्यता मिलेगी। तो उसी प्रकार अमेरिका में हुआ क्या, देखिए अमेरिका जो फाउंडर है राष्ट्र संघ का, इसको बनाने वाला, अब संसद में ही इनका बिल पास नहीं हो पाया, कि संसद में ही बिल पास ये नहीं हो पाया कि यूएसए जो है इसका सदस्य बन सकता। तो सोचिए मैंने बैच को बनाया, ठीक है, जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे एसएससी के लिए, और मैं ही आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, दूसरे टीचर से ही केवल पढ़ा रहा हूं, तो आप बताइए इस बैच की या फिर इस चैनल की क्या जो भी मतलब कि क्रेडिबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर कितनी क्वालिटी कंटेंट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। उसी प्रकार ये राष्ट्र संघ फेल होगा, क्योंकि जो फाउंडर रहे भाई वही इसकी सदस्यता हासिल नहीं कर पाए, ना ही इस राष्ट्र संघ की अपनी कोई कार्यालय रही, ना ही इसके पास कोई शांति सेना थी, और ना ही कोई देश इसकी बातों को मान रहा था। तो ये पूरी तरह से ये अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बनाई गई थी राष्ट्र संघ, ये फेलियर रहा। तो थोड़ा सा राष्ट्र संघ का हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। चलिए भाई, राष्ट्र संघ के कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यहां से आगे आइए। चलिए देखिए राष्ट्र संघ के फैक्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्र संघ, तो आपको समझ में आ रहा ना राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, 1919 में पेरिस के सम्मेलन में। 1919 में पेरिस के सम्मेलन में जो आयोजित किया गया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले तो एक वर्साई की संधि की गई जर्मनी के साथ 28 जून 1919 में, और साथ के साथ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, और जिसमें मेन लीडरशिप कौन थे, यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और पूरे विश्व में एक शांति का मैसेज भेजा गया था वुडरो विल्सन के द्वारा, इसलिए ही इनको क्या किया गया था, शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। लेकिन यूएसए इसकी सदस्यता हासिल की थी, नहीं की थी, पूरी तरह से ये फेलियर रहा। चलिए बात कर लेते हैं
फैक्ट के बारे में और भी चीजें। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये क्लियर हो गया आपका। जर्मनी के चांसलर कौन थे ये भी क्लियर हो गया। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के विराम पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट, मैंने बताया, इन्होंने ये हस्ताक्षर किया था। और राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ठीक है, इस समय कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के? वुडरो विल्सन थे। आगे बढ़ते भाई, 1919 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए पेरिस में क्या हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन कराया, इसलिए 1919 में शांति का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। चलिए ये भी मैंने बतला दिया। अब आइए इस सम्मेलन में यहां पे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होगा, ठीक है। इस सम्मेलन में क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इस सम्मेलन में यह हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो विजय राष्ट्र थे प्रमुख, जैसे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, देखिए ये पूछेगा भाई, ये उम्मीद कम रखिए कि आपके एग्जाम में पूछेगा, नहीं भी याद करेगा, चलिए स्किप कर देते हैं मैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, पेरिस का सम्मेलन हो रहा था, तो जो अध्यक्षता जो देश थे, जैसे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये सब पूछा है बीपीएससी जेपीएससी में। लॉर्ड जॉर्ज थे। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज क्लीमेंसो। इटली के राष्ट्रपति ऑलरेंडो। ये सब उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस सम्मेलन में ये क्या हुआ, ये बैठक में ये चर्चा हुई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने एक राष्ट्र संघ की स्थापना की। और इसी सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो कारण है वो कौन है, ये इन्होंने बैठक में डिस्कशन के बाद ये निकाला कि जो जर्मनी देश है, इसके कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। और जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के बारे हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनटीपीसी, एक्साइज कांस्टेबल, दरोगा, ये सब एग्जामिनेशन के लिए। 1920 में राष्ट्रसंघ की कार्य करना शुरू हुई। 1919 में स्टैब्लिशमेंट है, याद रखिएगा ये फैक्ट। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रसंघ की, तो पेरिस में है, फ्रांस में है, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया जेनेवा में। यूएसए इसका सदस्य नहीं था। चलिए अब हम लोग आएंगे यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ। याद रखिएगा यूएनओ जो मैंने अभी बोला ना आपको, अब यूएनओ नहीं है, अब ये आपका यूएन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन है। इसके पीछे का भी पूरा हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। चलिए अब बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार की। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है आपका, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हो रहा है आपका? चलिए ये शायद मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे। चलिए सेकेंड वर्ल्ड वार यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चल रहा है 1939 से 1945 तक, ठीक है। क्योंकि आपने देखा राष्ट्र संघ हमने जो स्थापना की शांति के लिए कि पहला जो वर्ल्ड वार हुआ वो ऐसा दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन राष्ट्र संघ में देखा कि आपने यूएसए ही उसकी सदस्यता हासिल नहीं कर पाई, तो वो पूरी तरह फेलियर रहा और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी दो गुट बनेगा, जिस प्रकार से आप यहां देखेंगे, एक साइड जर्मनी है, जापान है, तुर्की है। अब ये कंट्री आपके माइंड में घूम रहा है ना, जर्मनी, याद रखिए यहां पे जर्मनी हो गया, एशिया में जापान हो गया और तुर्की यहां पे है, ठीक है। टर्की बोलते, ठीक है। इनके साथ एक साइड में थे और इधर वर्सेस किसके बीच युद्ध हुई? तो फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, यूएसए, रूस और चाइना एक साइड है। अब इसके पीछे का बात मैंने बहुत हिस्ट्री बताई है कि कैसे आपका चाइना ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है, जापान कब ज्वाइन किया, ये सब बातें हैं, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है उतना हिस्ट्री। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं मैप में भी तुर्की के बारे में। ये रहा आपका तुर्की, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका जर्मनी, ठीक है, और ये रहा आपका जापान। चलिए मैप में भी चीजें देखिए, ये मैप अगर रहेगा ना तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा भाई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार इनके बीच हुआ और फाइनली जो मेन जो रीजन रहा, जर्मनी के जो मेन जो हेड बने थे हिटलर। अब हिटलर का स्टोरी अलग है। पहले ये क्या थे, एक चित्रकार थे, पेंटिंग करते थे, पेंटिंग से फिर वो सेना में भर्ती हुए फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फिर इनको ये क्या हुए, चोटिल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इनको हॉस्पिटल में ये चीजें पता चली कि वर्साई की संधि हुई, ये सब हिस्ट्री जानने आपने। फिर इसने अपनी एक पार्टी का निर्माण किया था, है ना जी, नाजीवादी पार्टी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया, तो वो सब बातें हैं। तो हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार को अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर सबसे इंपॉर्टेंट रोल में रहे, लेकिन फाइनली हिटलर की मृत्यु हुई और लास्ट में तुर्की भी साइड ले लिया, तुर्की भी पूरी तरह से हार गया और बचा जापान। जापान अकेले है सेकेंड वर्ल्ड वार में अब, और इधर सब है फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, यूएसए, रूस और चाइना। ये सभी ने जापान को मैसेज भेजा कि भैया आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, अदरवाइज आप हमसे फरियाइए। जापान ने कहा भैया हम तो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम फाइट ही करेंगे, ठीक है। अब यही समय है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, हिटलर के पास गए हुए थे और हिटलर को बोल रहे थे कि क्योंकि देखिए यहाँ पे कौन है, आपका इंग्लैंड है और इंग्लैंड भारत में राज्य कर रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जान रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के दुश्मन कौन है, जर्मनी, जापान, यानी ये हमारे दोस्त हैं भारत के। तो अगर आपको इंग्लैंड को भगाना है तो आप हमको कुछ सेना का मदद करिए, ठीक है ना, हम खदेड़ेंगे वहां से भी, भारत में भी इंग्लैंड है।
तो हिटलर तो भाई अब इसकी स्थिति खराब है और ये बोल रहा है कि भैया हम तो इधर खुद ही बिजी हैं, आप एक काम करिए, आपके निकट जो स्थित है जापान, ठीक है ना, जापान से आप सेना का मदद लीजिए, क्योंकि जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का ही साथ दे रहा था। तो जापान के पास हम लोग गए, सुभाष चंद्र बोस गए और जापान ने सेना के साथ, आजाद हिंद फौज के साथ, आपने देखा कि उधर से खदेड़ते हुए जापान से अंडमान निकोबार तक पहुंच गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंग्लैंड को खदेड़ते हुए। और उसमें जापान के सेना थे जो भारतीयों का सहायता कर रहा था सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन इसी समय अब जापान अकेले बच गया, जर्मनी पूरी तरह से खत्म, हिटलर की मौत हो रखी है। तो अब जापान ने संदेश भेजा आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की, भाई आप अपनी सारी सेना को हमारे पास भेज दीजिए, हम अकेले बच गए हैं, इधर सबसे फरियाना है। तो वापस सुभाष चंद्र बोस उनकी सेना वहां से छोड़ के चली जाती है और सुभाष चंद्र वहीं से फिर गायब हो गए। किसी को पता नहीं उनकी मृत्यु कहां हुई, कैसे हुई, क्या हुई, किसी को नहीं पता। तो अब जापान इनके साथ, इन सारे देशों के साथ कम से कम 4 महीने तक लड़ा भाई, समझ सकते हैं आप, 4 महीने तक। वो खैर मनाइए कि इस समय जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी 1945 में कि इनके पास परमाणु बम, अदरवाइज ये फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में, यूएसए में, रूस में और चाइना में सब जगह ये परमाणु बम छोड़ दिया होता। तो फाइनली आपने देखा भी है 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने, 9 अगस्त 1945 में 2 जगह इन्होंने परमाणु बम, हिरोशिमा नागासाकी छोड़ा। देन आपका सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, जिसमें करोड़ों की संख्या में मृत्यु हुई, जान गंवाई है। और देन फिर आपका 24 अक्टूबर 1945, चलिए अब आइए, हम लोग मेन यूनाइटेड नेशन में एंट्री कर चुके हैं, तो चलिए आ जाते हैं नोट्स में ही। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-1945 के समाप्ति के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट, ठीक है ना, यही मेन है संस्थापक अगर बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। इन्होंने वाशिंगटन में एक बैठक बुलाया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जिसको कहा जाता है। इसी देखो सम्मेलन का नाम बोला जाए तो सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन में मिलेगा। कहां पे हुई थी बैठक? वाशिंगटन में हुई थी। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे, याद रखिएगा एकदम ये सब पॉइंट। इसमें 51 देश शामिल हुए थे और इस 51 देश में शामिल होने में, जिसमें भारत भी इसकी सदस्यता शामिल थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह अब तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी एक हेडक्वार्टर होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस बार काफी मजबूत बनाया गया, अमेरिका भी इसका सदस्यता हासिल किया। इसकी अपनी एक शांति सेना होगी। शांति सेना मतलब कि अगर कोई भी ऐसी प्रकार की चीजें घटित होगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना है, सभी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की अब हर बातों को मानेंगे। तो ये एक मजबूत संगठन का स्थापना हो रहा है 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसमें कितने देश शामिल थे स्थापना के समय? ये पॉइंट याद रखना, 51 देश शामिल थे। आपको पूछा जा सकता है 51वां देश के बारे में, तो 51वां देश याद रखिएगा कौन था? पोलैंड था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे निर्णय लिया गया कि विश्वव्यापी शांति के लिए तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, उसके लिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है, और 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा तो मानव जाति का कल्याण है, ठीक है। चलिए भाई, ये रहा। अब आपको समझ में आया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन, तो इसकी जो स्थापना के पीछे का इतिहास आपको समझ में आया, और उस इतिहास से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने बतला दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लोगों से जो आपका सवाल बनता है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जब आप, अच्छा एक पॉइंट और भी है, आएंगे उस पर भी। यूनाइटेड नेशन, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनाइटेड नेशन, राष्ट्र संघ, ना कि यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूएनओ नहीं है, यूनाइटेड नेशन है, उसके बारे में मैं बतलाऊंगा, ये भी पूछा गया सवाल है। पहले तो इसका लोगो को देखिए कि इसका लोगो क्या है। तो आपको जो दिख रहा है ये आपका लोगो है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है ना। इसमें पूछा गया कि उसके लोगो में किसकी पत्ती का इस्तेमाल किया गया और उसका अर्थ क्या है। तो जैतून की पत्ती, जिसका अर्थ है किसका प्रतीक है? वो शांति का प्रतीक है। चलिए भाई, अब यहां पे देखिए 24 अक्टूबर 1945 को, ये पॉइंट आप देखेंगे अच्छे से। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हो रहा है आपको पता है? न्यूयॉर्क, अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो द्वीप है, ठीक है ना, जो यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुई थी, वाशिंगटन गठन में बैठक किया गया था। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट साहब थे। कहां हुई थी? तो न्यूयॉर्क के हैमिल्टन द्वीप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये द्वीप भी आपके पूछे जा सकते हैं। कितने मंजिला है? तो 40 मंजिला है, ये भी पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। 1950 में, देखिए स्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ। 1950 में जो आप यूएनओ बोल रहे हैं, यूएनओ से इस ओ शब्द को हटा दिया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन शब्द, यानी कि संघ शब्द को हटा दिया गया। अब ये बन गया है क्या? संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशन, ठीक है। चलिए आइए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इसके नोट को। ये सारा अपडेट अपलोड हो जाएगा भाई, तो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन करिए भाई। कंटेंट में कोई कमियां नहीं रहेगी, कंसेप्ट में कोई कमियां नहीं रहेगी,
ठीक है, वो वन लाइनर वाला काम नहीं करेंगे, ना एमसीक्यू वाला काम करेंगे। शिद्दत से पढ़ाएंगे, आप 10 एमसीक्यू नहीं 1000 एमसीक्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठाइएगा। अब देखिए ये आप जिस एग्जामिनेशन में आपने एडमिशन लिया तो ये आप जेपीएससी के तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा ना, तो जेपीएससी के लिए अलग सा बैच है, उसमें अलग से लेवल में पढ़ाएं। अब ये आपको 2 क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दिया, जेपीएससी में 5 क्लास में खत्म करते हैं, तो अलग अलग बातें हैं। तो ग्लोबल पीस यानी कि विश्व शांति, सहयोग, कोऑपरेशन, फ्रेंडली यानी बंधुत्व संबंध के लिए हमने क्या किया, वैश्विक शांति, सहयोग, दोस्ताना संबंध के लिए हमने क्या किए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। 1919 के पेरिस सम्मेलन में, हिस्ट्री को रिवाइज करवा रहा हूं, जो जो पॉइंट आपको मैंने याद करवाया। 1919 में क्या हुआ, पेरिस सम्मेलन, इस समय यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। 1919 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, इस समय यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है। 1920 में राष्ट्र संघ क्या करना लगा, कार्य करना शुरू कर देता है। हेडक्वार्टर पेरिस में थी, फिर इसके हेडक्वार्टर को कहां शिफ्ट कर दिया गया, जेनेवा में। लेकिन राष्ट्रसंघ क्या सफल हो पाया, नहीं हो पाया। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो यूएनओ है यानी ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है उसको हटाया गया, कब, 1950 में। 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इस बात देखिए यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, क्यों इतना मजबूत है, एक तो अमेरिका भी इसका सदस्य है जो फाउंडर है, दूसरा इन्होंने अपना हेडक्वार्टर अपने पास ही रखा, न्यूयॉर्क में ही रखा। जो राष्ट्र संघ बना उसकी कहाँ रखी है हेडक्वार्टर, पेरिस में रहा, क्योंकि एक तो अमेरिका सदस्य नहीं था। फिर उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। ठीक है ना भाई, तो ये मजबूती का रीजन भी है कि अमेरिका अपने पास ही रखा यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर को। अब इसके महासचिव क्या होते हैं मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी समझिए, ये सब करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन का, एंटोनियो गुटेरेस, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। तो एक सेशन रखेंगे कैपिटल करेंसी की, प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की। अब आप कैपिटल करेंसी के लिए परेशान रहते हैं ना, तो देखिए यही सब देश है, जैसे अमेरिका जितना मैंने अभी बतलाया, और मैं G20 में जो बतलाऊंगा, मेन वही देश है जिसके कैपिटल करेंसी की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लेटेस्ट याद होने चाहिए आपको, वहीं से सवाल बनते हैं आपके। इसके डिप्यूटी सेक्रेटरी कौन है, अमीना मोहम्मद है, नाइजीरिया से। यूएनओ में भारतीय प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव कौन है, भारतीय यानी इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ में है वो कौन है, रुचिराज कंबोज है। यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर कितने थे जब यूएन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट, यूएनओ बोलेंगे ना, जब स्टैब्लिशमेंट हुआ तो यूएनओ था वो, कितने सदस्य थे, 51 सदस्य थे। 51वां कौन था, पोलैंड था, जिसमें भारत भी सदस्य है। यूएनओ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कहां हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, यूएसओ में हुआ था। अब यूएन की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मेनली छोटा एग्जामिनेशन है आपका, जेपीएससी वगैरह में पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड में। तो जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसकी भाषा है 6 टोटल भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी 2 है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, बताइए भैया। देखिए सब कुछ सही है, समझिए। यूएन की टोटल 6 लैंग्वेज है। 6 लैंग्वेज कौन कौन है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बोल दिया जाए, ठीक है ना, अगर बात कर ली जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है ना, अगर बात कर लिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 2 ही है। 2 में कौन कौन है, एक तो आपका इंग्लिश है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, फ्रेंच है। अब आप बोलिएगा सर ये ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये है यूएन में 6 लैंग्वेज तो चलती है, लेकिन कोई भी कार्य ऑफिशियली जो कार्य होगी वो 2 लैंग्वेज पे ही होगी। जो भी पेपर वर्क होगा वो या तो इंग्लिश में या तो फ्रेंच में। समझ में आ गया। अब 2024 करंट से इसको जोड़ लेते हैं, सचिव वगैरह तो मैंने जोड़ दिया। करंट थीम क्या है 2024 का यूएन का, किसी को पीछे ना छोड़ना है भाई। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास एवं मानव सम्मान की उन्नति के लिए मिलकर काम करना है। ये 2024 का थीम है संयुक्त राष्ट्र की। चलिए कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको देखिए, एक तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जो यूएन है इसका अपना एक संविधान है। उस संविधान को क्या कहते हैं हम लोग, चार्टर कहते हैं। इसमें कितने चैप्टर है, 19 चैप्टर है। कितने अनुच्छेद है, तो 111 है। बस इतना आपको याद रखना है। अब ये जो आप यूएनओ पढ़े ना, अब ये यूएन हो गया, आपको पता है 1950 के बाद। तो अब इस यूएन के टोटल 6 अंग हैं। इस 6 अंग के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अंग कौन कौन से हैं, तो एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, पहला हो गया अंग। दूसरा अंग जो है आपका सुरक्षा परिषद। देखिए इसको आपको कई किताब में मिलेगा यूएनएससी के नाम से, या फिर आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से। तीसरा अंग आपको मिलेगा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। चौथा अंग मिलेगा न्यास परिषद, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये काम नहीं करती है। 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा
सचिवालय, सेक्रेटरीट। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एक एक करके एक एक अंग को। संयुक्त राष्ट्र के जो टोटल 6 अंग है इसके बारे समझिए। देखिए महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन का, वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? फिलेमॉन यंग है। हर साल इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अभी करंट में याद रखिएगा फिलेमॉन यंग है, अगले साल चेंज हो जाएगा तो अपडेट कर लेंगे हम लोग। प्रत्येक वर्ष याद रखना है आपको, सितंबर में न्यूयॉर्क में महासभा की बैठक होती है। इस महासभा की एक बैठक होगी प्रत्येक, कब? सितंबर में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ये भी पॉइंट याद रखना है। कार्य क्या है इसका मैं आपको बताऊंगा, कार्य क्या है, अभी परेशान मत होइएगा। इस कार्य को यहां पे अभी मैं होल्ड कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र सभा में अभी टोटल सदस्य कितना है? जितना सदस्य यूनाइटेड नेशन के हैं कितना है अभी? 193 देश सदस्य है। यहां मैंने शायद नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं। प्रेजेंट में अभी जो सदस्य है यूनाइटेड नेशन के 193, तो वो सारे 193 सदस्य देश जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, और उस देश के अपने एक रिप्रेजेंटेटिव इस महासभा में बैठते हैं। ठीक है ना, इस बैठक में भाग लेते हैं सारे जो भी देश के मेंबर। जैसे भारत के मेंबर, भारत मेंबर है तो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होगा। ठीक है, महासभा में। चलिए भाई, अब आइए संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्य को मैं समझाऊंगा। इससे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, इसमें जो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये, सॉरी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अब देखिएगा एक चीज है भाई, जो वीटो पावर हम लोग जो बात करते हैं ना, हाँ वीटो पावर की बात करते हैं तो 1950 की बात है और 1955 की बात है। इस समय अध्यक्ष जो थी विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। तो भारत को मिला था मौका अस्थाई सदस्य बनने का। अब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा ये वीटो पावर अस्थाई सदस्य के बारे में, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ लीजिए, फिर भी सुन लीजिए, अच्छी बात है ये। तो उस समय भारत नहीं, क्योंकि भारत के 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में आजाद हो रहा, और भारत जो पहले प्रधानमंत्री रहे भारत के, ठीक है ना, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री पहले कौन थे, तो उन्होंने कहा कि चाइना से हम कोई भी प्रतिद्वंदी यानी कि हम कोई दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते, इसलिए भाई हम सदस्यता नहीं लेंगे, स्थायी सदस्यता। फिर 1950 में आया था ये रूस, एक बैठक लाया था, सम्मिलित ये अपना प्रपोजल लाया था कि भारत को भी क्या करना चाहिए भाई, स्थायी सदस्यता शामिल करना चाहिए, कि वीटो पावर मिलना चाहिए। जो आज भारत तरस रहा है इस वीटो पावर के लिए, और चाइना ही उसको रोक रहा बार बार, और चाइना के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। फिर 1955 में अमेरिका ने लाया था कि भैया भारत को एक बार और स्थायी सदस्यता, हालांकि विजय लक्ष्मी पंडित बोली कि भारत को स्थायी सदस्यता ले लेनी चाहिए, लेकिन भारत ने फिर किया कि हम चाइना से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, चाइना के लिए भाई, और आज चाइना ही हमें वीटो पावर लेने से रोक रहा है। हालांकि मिल जाएगी, और ये सब स्टोरी मैंने बताया जेपीएससी की बैच में, खैर उसको हटाते हैं। यही बात बस इतना याद रखिए, क्योंकि कई लोगों को मिथ रखता है कि हमें मिला नहीं था मौका, हमें मिला था भाई, हम लोग ने लिए नहीं बस, ठीक है ना। तो आज उसका हम लोग भुगत भी रहे हैं, खैर जो भी है। आज दूसरा अंक की बात करेंगे, सुरक्षा परिषद। जिनको नहीं समझ में आएगा वीटो पावर ये वाली बात, कोई बात नहीं, आप उसको स्किप करिए, आ जाएगा अभी समझ में, ठीक है ना। चलिए सुरक्षा परिषद की बात करें तो विश्व में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है ना, इसका क्या करना है, विश्व में सुरक्षा प्रोवाइड करना और शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति इसका मुख्य कार्य है। टोटल मेंबर इसमें 15 है। याद रखिएगा जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये रहा सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं। एक मिनट मेरे भाई, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और भी देना चाहूंगा। सुरक्षा परिषद के बारे इसमें कोई बात नहीं लिखा हुआ, मैं आपको जानकारी देता हूँ फिर भी। चलिए नहीं है यहाँ पे, देखिए सुरक्षा परिषद की जब बात करते हैं तो जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुए तो उस समय इसमें 5 अस्थायी सदस्य थे, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर थे। वही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीता था, यूएसए, चाइना, रसिया, उत्तराखंड और फ्रांस, उत्तराखंड बोल रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे 10 नहीं थे, यहाँ पे 6 अस्थायी सदस्य थे। बाद में 1965 में, यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ये रहा 1965 में 4 सदस्य और बढ़ा दिए गए, तब जाकर के ये बन गया 10 अस्थायी सदस्य। तो स्टार्टिंग में याद रखेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा इसलिए 10 ही याद रखिए, ये सब डिटेल हो जाएगा बहुत ज्यादा, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं आपको। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य है। अब ये 10 अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत अभी तक अस्थायी सदस्य बन चुका कितनी बार, याद रखिएगा 8वीं बार। अभी लेटेस्ट 2021-22 में अस्थायी सदस्य बना हुआ था, और यही 5 देश है जिसको वीटो पावर है। मतलब ये कि अभी जो आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशन है ना, अभी आपने पढ़ा यूनाइटेड नेशन, इसमें कितने देश सदस्य हैं, 1993। कोई एक नया देश मान लेते हैं कि इसमें सम्मिलित होना चाहता है, ठीक है। अभी क्या करेगा ये सुरक्षा परिषद, उस देश के नाम को, उस देश का नाम का क्या करेगा, उस लेटर इस महासभा में भेजा जाएगा। अब इस महासभा में क्या होगा, बैठक होगी,
सभी पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग होगा, तब जाकर के ये महासभा क्या करेगा, उसको सदस्यता देगा। तो महासभा का कार्य समझ में आ गया। या फिर अगर कोई देश राष्ट्र जो इसका सदस्य है 193 में कोई गलत कार्य कर रहा है देश के हित के लिए, पूरे राज्य पूरे विश्व के लिए, तो ये सुरक्षा परिषद उस नाम को यहाँ पर भेजेगा, उस पर बैठक होगी और फिर यहाँ का महासभा क्या करेगी, इसके अध्यक्ष क्या करेंगे, उस देश को इसकी सदस्यता रद्द कर देगी। समझ में आया ना? ठीक है सर, समझ में आया। अब आइए, जैसे कि यहाँ पे भारत, मैंने क्या बताया आपको कि 2 वर्ष के लिए हर देश क्या करेंगे, अस्थायी सदस्य बनेंगे। ठीक है, भारत मैक्सिमम टाइम अभी तक बन चुका 8 बार। भारत ने बोला पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित कर दिया जाए। अब देखिए ये बिल आया है, ठीक है ना, तो अब ये बिल 9/15 से जब तक पास नहीं होगा, 9/15 मतलब 15 अस्थाई, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई है, तो 15 में 9 देश अगर साइन कर दे, 9 में, लेकिन ये 5 का साइन होना चाहिए, यूएसए का भी, चाइना का भी, रसिया का भी, उत्तराखंड का भी है, फ्रांस का भी, सॉरी उत्तराखंड बार बार, यूनाइटेड किंगडम का भी, तब जाके ये बिल पास होगा। 4 इस 10 में से कोई भी अस्थायी देश साइन कर दे तो। अब ऐसा नहीं कि इसमें से 6 और इसमें से यूएसए साइन क्या है, रसिया साइन कर रहा है, उत्तराखंड यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, लेकिन ये चाइना नहीं करता है। ठीक है ना, यही चाइना बार बार वीटो लगा देता है, इसी को बोलते हैं वीटो पावर। तो कोई भी बिल इस यूएनएससी से यानी कि सुरक्षा परिषद से तभी पास होगा जब तक कि वो 9/15 से बिल ना पास हो जाए। तो 9/15 याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग। ये मैंने बता दिया वीटो पावर के बारे में, आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने समझा दिया। अब आपको समझ में आ रहा ना? तो यही 5 में सदस्यता ना भारत को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ इंडिया भी आ जाता 1950 में ही, या 1955 में भी मिला था मौका, ये मैंने यही बताया था आपको उस समय। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग अगला तीसरे अंक के बारे में बात करेंगे। चलिए, तीसरा अंग है आपका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखिए अब इसको भी थोड़ा समझिएगा, तीसरे अंक को भी। ये अंक का कार्य क्या है, देखिए पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखने के लिए हुआ क्या, देखिए पूरा विश्व में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति देखनी है। ठीक है, इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, उसने क्या किया, इस यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे संगठन के निर्माण किए। ठीक, बहुत सारे संगठन का निर्माण किए। संगठन का मतलब समझ में आता है, एक ग्रुप बनाया जाएगा। जैसे रेलवे में, तो रेलवे का अपना यूनियन है, बैंक का कोई अपना एक यूनियन है। रेलवे में कोई प्रॉब्लम है तो सारे लोग एम्प्लॉय क्या करेंगे, उस यूनियन से कांटेक्ट करेंगे, ना कि रेलवे मंत्री से, वो यूनियन उस मंत्री से कांटेक्ट करेगा। समझे? उसी प्रकार बैंक में कोई प्रॉब्लम तो बैंक के यूनियन कर्मचारी, जैसे कि आप ये कोचिंग इंडस्ट्री देखेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री का अपना एक अलग यूनियन है। तो कोई अगर शिक्षा जगत से कोई शिक्षक इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस यूनियन को कांटेक्ट करेंगे, फिर वो यूनियन उस मंत्री से जाएंगे। तो ये चीज है। उसी प्रकार पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखने के लिए इस यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे, सामाजिक और आर्थिक परिषद ने बहुत सारे संगठन का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है ना, क्या किया, देखने के लिए कई संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाए। इसके लिए महासभा हर एक 3 साल में, इसके लिए क्या किया गया, ठीक है ना, इसके लिए क्या किया जाएगा कि इसमें सामाजिक आर्थिक परिषद में टोटल कितने मेंबर है, 54 मेंबर है। इसके अवधि कितनी होती है, 3 साल के लिए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने कौन कौन सा संस्था बनाई, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। उसके हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा ना? देखिए जैसे कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि श्रमिक संगठन, श्रमिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आईएलओ के पास जाएंगे, आईएलओ में मुद्दा उठेगा। अब ये आईएलओ यूनाइटेड नेशन यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद, यहाँ पे उसको भेजा जाएगा। यहाँ पे जो सदस्य है वो उस पर बैठक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं देश में। मान लीजिए भारत का कोई एक मजदूर है, उसका कोई उत्पीड़न या शोषण किया जा रहा है कोई अदर कंट्री में, तो भारत क्या करेगा भाई, इस आईएलओ में उस बात को उठाएगा और ये आईएलओ फिर क्या करेगी, इस सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में उस बात को रखेगी और ये 54 सदस्य जो है उस पर फिर निर्णय लेगी। समझ में आया? श्रमिक का हुआ। अब हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया तो सारी चीजें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीजें को देख रही थी। पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई थी, वो बात यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी मदद है, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद मदद कर रही है। तो ये सारे संगठन यूएनओ ने बनाए। जैसे इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जेनेवा। ठीक है ना, किसका किसका है याद करिएगा, आईएलओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, रेड क्रॉस। ये सारे संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं ये सारे संगठन। ठीक है, अभी हो गया हेडक्वार्टर रोम और इटली। कहाँ कहाँ का, तो देखिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास, विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य खाना, कृषि खाना, एग्रीकल्चर कृषि खाना, यानी रोम इटली, इटली खाना, ये से याद रखिएगा, इटली भी खाते हैं ना दोस्त, इसीलिए।
वाशिंगटन डीसी कहाँ का हेडक्वार्टर है? विश्व बैंक और आईएमएफ का। पैसा की बात रहेगी तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, सार्वभौमिक डाक संघ कहाँ है? बर्न स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है। जितने भी समुद्र है उसकी देखभाल के लिए, उसकी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये संगठन बनाया गया है, समझे ना, पूरे विश्व के लिए बनाया गया है, समझ गए। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन बनाया गया, पेरिस में हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी हेडक्वार्टर है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो देखिए ये संयुक्त राष्ट्र ने ये एक संगठन बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या देखने को मिलेगा आपको कि कुछ विकसित देश जो है अब वो मिल करके एक संगठन बनाएंगे। कुछ विकासशील देश है, जैसे विकसित देश में आपका जर्मनी आ गया, अमेरिका आ गया, रूस, चाइना, ये मिल करके एक ग्रुप बना लिए। अब विकासशील देश में जैसे भारत है, विकासशील देश हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, ये मिलकर के अपना देश एक संगठन बना लिए, जैसे कि सार्क बना लिए, ये आपका G7 बना लिया। अब क्या हुआ, एक G20 बन गया कि कुछ विकसित देश और विकासशील दोनों मिल करके एक ग्रुप बना लिया है। पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले कुछ कंट्री मिलकर के एक ओपेक संस्था बना लिया है। या फिर कुछ मुस्लिम संगठन है, उन्होंने अपनी एक संगठन बना ली, जितने भी यूएई, सऊदी अरबिया हो गया, ईरान, इराक, ये सभी जितने मुस्लिम कंट्री है वो मिलकर के एक ग्रुप बना लिए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र ने संगठन बनाया, अब क्या हुआ, और भी कई सारे ग्रुप बनने लगे देशों के, ठीक है ना, देश के ग्रुप बनने लगे अपने देश को मजबूत करने के लिए, या अपने नेबरिंग कंट्री के आसपास कोई दूसरा ना आ पाए। जैसे नाटो का फॉर्मेशन हो गया है। नाटो का क्या हुआ, नाटो का फॉर्मेशन को समझिए थोड़ा सा अगर, तो देखिए मैं बतला रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं दोस्त, ज्यादा नहीं। देखिए नाटो की बात अगर आप जब देखेंगे, नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अटलांटिक है ओशन, इसका उत्तर में जितने भी देश हैं, खास करके ये यूरोप कॉन्टिनेंट, इसमें केवल 2 देश ही सदस्य उत्तरी अमेरिका के, कनाडा और अमेरिका, बाकी सारे यूरोप के ही है। तो इसमें क्या ये सभी मिलकर के संगठन बना लिए, बोला कि भाई आप यहाँ से यहाँ कहीं भी ट्रेड करिएगा तो एक ही मुद्रा चलेगी, ना कोई पासपोर्ट वीजा लगेगा, और आप में से किसी के ऊपर भी कोई देश आक्रमण करेगा तो हम सभी मिलकर के उस देश पे आक्रमण करेंगे, समझ गए। तो ये रूस के लिए, मेन काउंटर अटैक करने के लिए, जो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा उसको रोकने के लिए किया गया था। तो ये सब उतना डिटेल हमने करवा रखा है जेपीएससी बैच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसको। तो यहां तक क्लियर हो गया, ये संस्था भी आपने देख लिया, हेडक्वार्टर भी देखा। न्यास परिषद इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है ये, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसे आप कहते हैं ICJ। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश में, ठीक है ना, देश के बीच अगर कोई भी मुद्दा होगा तो उसकी सुनवाई यहीं पे होगी, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखिए, इसमें टोटल 15 न्यायाधीश, ठीक है ना, महासभा द्वारा नियुक्ति होते हैं। इसमें कितने चीफ जस्टिस होंगे? 15 होंगे। 15 में याद रखना है कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। इनका रिटायरमेंट क्या, हर वर्ष तो नहीं, इसमें जो जज का रिटायरमेंट होता है 1/3, जो टोटल जज है उसका 1/3, यानी हर साल 5 जज रिटायर्ड होंगे। इस्टेब्लिशमेंट 3 अप्रैल 1946 में हुआ था। अब क्या एक देश से क्या 2 चीफ जस्टिस बन सकते हैं? नहीं, यहाँ भाई पूछा गया सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी एक देश से 2 न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसके बाद प्रथम कोई भारतीय चीफ जस्टिस जो ICJ का बना था वो नगेंद्र सिंह थे। वर्तमान में अभी भारतीय जो ICJ के चीफ जस्टिस है वो दलबीर भंडारी है। टोटल अभी तक, अच्छा ये टाइम भी याद रखिएगा, 2012 से 2027 तक रहेंगे। टोटल 4 भारतीय जो ICJ के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, नगेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक और अभी दलबीर भंडारी है। और पहले जो ICJ के जो अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, वो भी है आपके नगेंद्र सिंह। देखिए अध्यक्ष पूछ ले पहले या फिर न्यायाधीश पूछ ले पहले, ठीक है, तो वो नगेंद्र सिंह ही होगा। चलिए भाई, योग्य न्यायालय। अब बात कर लेते हैं सचिवालय। सचिवालय तो पता है ना, जहाँ पे सारा कार्य होता है, चीफ मिनिस्टर का सचिवालय हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो भी कार्य है वो सचिवालय में होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना सचिवालय होता है। इसके प्रमुख को हम लोग सचिव कहते हैं, महासचिव कहते हैं, जो एंटोनियो गुटेरस के बारे में मैंने बताया। महासचिव का चुनाव महासभा के द्वारा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के सदस्य के द्वारा होते हैं, यानी कि ये जो महासचिव का चुनाव होगा, जो महासभा है, ठीक है, और अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग है, जैसे सुरक्षा परिषद में 54 सदस्य हो गए, ये सभी मिल करके इस महासचिव का चयन करते हैं। पहले महासचिव त्रिगवेली थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। महासभा और अन्य अंगों द्वारा किया गया कार्यों को पूर्ण करती है। इनका कार्य यहाँ पे, सारा कार्य यहीं पे होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये अब आपका यूनाइटेड नेशन पूरा मैंने करवा दिया, उसके अंग मैंने करवा दिए। अब इसकी संस्था भी मैंने उसके हेडक्वार्टर करा दिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट है संस्था और भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये संस्था जो आपको ने देखा ILO, अब इसका हेडक्वार्टर मैंने याद करवा दिया। इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा दूंगा, इसमें कितने मेंबर है, करंट में कौन अध्यक्ष है, ये सब चीजें। लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा संस्था बनाया गया। लेकिन कुछ संस्था इंपॉर्टेंट है, जैसे कि G7, G20, सार्क,
ठीक है ना। उसके बाद ब्रिक्स प्लस अब हो गया है, यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ये सभी कुछ कुछ देश आपस में मिल करके संगठन बनाने लग गए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म भी कर लेंगे इसको। तो करंट और स्टैटिक दोनों साथ में ही कवर कर लेंगे। जनवरी मंथ का करंट अफेयर क्यूज दोनों अपलोड है, फरवरी का भी अपलोडेड है, मार्च का अपलोड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।